महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। प्रथम वर्ष हिंदी की सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, कहानी का विकास क्रम चल रहा था। पिछली क्लास में हमने 2 चरण किए थे। कहानी का तीसरा जो चरण है विकास का, वो है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। देखिए, प्रेमचंद युगीन जो कहानी है उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो स्वयं प्रेमचंद जी एक प्रमुख कहानीकार के रूप में हैं। प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी पहले हम प्राप्त करना चाहेंगे। इनकी सबसे पहली कहानी कौन सी रही है जीवन काल के अंदर, इन्होंने सबसे पहली कौन सी कहानी लिखी थी, वो कहानी है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, संसार का अनमोल रत्न। संसार का अनमोल रत्न के नाम से थी। ये कहानी सन 1907 में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। 1907 में ये एक पत्र था जमाना, इस पत्र में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये और इस कहानी को प्रेमचंद जी ने जो लिखा था उर्दू में और नवाब राय के नाम से, यानी उर्दू भाषा में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। और उस समय इन्होंने जो कहानी लिखी थी इसी नाम से लिखी थी, नवाब राय के नाम से, उर्दू में संसार का अनमोल रत्न, जो इनकी पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, और इस नाम से यानी प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी जो लिखी थी इन्होंने, इनकी पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद नाम से, यानी ये तो नवाब राय के नाम से इनकी पहली कहानी है जीवन काल की, लेकिन प्रेमचंद जब इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया तब उन्होंने पहली कहानी कौन सी लिखी थी, उसका नाम है ममता। और यह है सन 1908 की कहानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में लिखी गई पहली कहानी इनकी द्वारा यानी प्रेमचंद जी के द्वारा सौत को माना है, सौत नामक जो कहानी है उसको। और अंतिम कहानी इनकी नगेंद्र ने जो मानी है कफन को, प्रेमचंद जी की कहानी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पहला कहानी संग्रह। ठीक है, तो पहला कहानी संग्रह जो था इनका प्रेमचंद जी का, वो था सोजे वतन सन 1907 का। ईस्वी का था ये। और ये जो कहानी संग्रह है ये सन 1907 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उर्दू में प्रकाशित हुआ है ये। और अंग्रेज सरकार ने इसको जो है ऐसा माना जाता है उसके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसको जब्त कर लिया गया इस कहानी संग्रह को। और इसके बाद ही यानी सोजे वतन पर प्रतिबंध जब लगा दिया गया अंग्रेज सरकार ने, तो उसके प्रतिबंध के बाद ही ये जो थे प्रेमचंद जी नवाब राय नाम छोड़ करके और उन्होंने अपना नाम जो है क्या लिखने लगे? प्रेमचंद लिखने लगे थे। यानी अपने नाम का परिवर्तन कब हुआ? जब उनका ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके बाद ही इन्होंने नवाब राय से हटाकर अपना नाम प्रेमचंद
रख लिया और उसी नाम से अब तक ये चर्चित रहे हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां कौन कौन सी प्रमुख रूप से रही है, हम बात करते हैं प्रमुख कहानियां। हालांकि प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी अपने जीवन काल के अंदर, और ये कहानी मानसरोवर के भागों में संकलित है अलग अलग प्रकार से। लगभग मानसरोवर के 8, ये ध्यान भी रखना, मानसरोवर ये कहानी संग्रह है 300 कहानियों का, और इसके 8 भाग हैं, यानी 8 वॉल्यूम्स हैं इसके, जिनमें ये 300 कहानियां इनकी संकलित की हुई है। देखिए, सोजे वतन कहानी संग्रह था, ये पहली कहानी संग्रह, इस तरह की और कई चीजें हमने की है। आते हैं प्रमुख कहानियों में। सौत मैंने अभी बात की थी, नगेंद्र ने इसको प्रेमचंद जी की पहली जो है हिंदी की कहानी मानी है, और कफन को अंतिम कहानी के रूप में स्वीकार किया है। पंच परमेश्वर भी इनकी कहानी रही है, ठीक है, पंच परमेश्वर इनके द्वारा लिखी गई हैं। और पंच परमेश्वर के अलावा सज्जनता का दंड, सज्जनता का दंड, ये भी इन्हीं की कहानियां हैं। ये दुर्गा मंदिर है, बलिदान है, आत्माराम है। इसके अलावा बूढ़ी काकी काफी चर्चित कहानी रही है इनके जीवन काल की। इसके अलावा ग्रहदाह, हार की जीत, और जो है आपका शतरंज के खिलाड़ी काफी चर्चा में रही है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी आपके शायद बीए प्रथम वर्ष के अंदर अनिवार्य विषय के अंदर शामिल भी हैं, शतरंज के खिलाड़ी। और इसके अलावा फूस की रात भी काफी अच्छी कहानी है। इसके अलावा ठाकुर का कुआं, जिस पर आपने अगर सीरियल देखा हो टीवी पर, एक इसी शीर्षक से जो था ठाकुर का कुआं। ईदगाह भी एक बहुत अच्छी कहानी रही है, एक बालक पर लिखी गई कहानी है। और ईदगाह के अलावा बड़े भाई साहब इनकी एक और कहानी है, काफी रोचक कहानी रही है। इसके अलावा नमक का दरोगा भी, जिसमें पंडित आलोपीदीन करके इस तरह का एक पात्र है, और भी कई ऐसे बहुत अच्छे पात्र इसके अंदर। कुल मिलाकर के ये कुछ इनकी श्रेष्ठ कहानियां रही है। दूसरा लेखक आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी, देखिए, उन्होंने अपने जीवन काल में सभी विधाओं पर लिखा है लगभग, विशेष करके काव्य के साथ साथ नाटक और कहानी और उपन्यास, तीनों ही इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास इन्होंने केवल 3 लिखे अपने जीवन काल के अंदर, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती, जिसका शीर्षक है। कहानी और नाटक का जो सब्जेक्ट रहा है, इनका विषय रहा है, वो ऐतिहासिक रहा है, और विशेष करके गुप्त वंश को लेकर के इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, और उसी से संबंधित कुछ कहानियां भी अच्छी अच्छी इन्होंने लिखी है। आपके अगर आपने कंपलसरी आपने पढ़ा है तो आपके कंपलसरी में इनकी एक कहानी काफ़ी चर्चित है, जिसका शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है, जो एक मदिरा जो होती है आपके, उस मदिरा पर ही उसका शीर्षक है आपके सिलेबस के अंदर। अच्छी कहानी है, जिसमें एक बालक की वजह से एक शराबी के जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको लिया है। खैर, बात करेंगे आगे। तो बात आती है जयशंकर प्रसाद की। इनकी पहली जो कहानी है, प्रथम हिंदी कहानी इनके द्वारा लिखी गई, वो है ग्राम। 1911 ईस्वी में ये आई थी सामने, जो प्रसाद जी की हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, अगर सवाल आए कि जयशंकर प्रसाद की हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो वो है ग्राम, जो सन 1911 में प्रकाशित हुई थी या लिखी गई थी। इसके बाद आज हम जो है बात करें कि देखिए, कुछ संग्रह भी लिखे हैं, कहानी संग्रह, और
वो जो कहानी संग्रह है उनका शीर्षक और कहानी का शीर्षक एक जैसा ही है, एक ही है। इससे पहले हम बात करें, अंबिका प्रसाद एक गुप्त करके एक लेखक है और उनके द्वारा संपादित एक पत्रिका थी इंदु। अंबिका प्रसाद गुप्त की। ठीक है, इनके द्वारा संपादित जो पत्रिका है इंदु, इस इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी कौन सी कहानी? ग्राम। ये जो कहानी है वो इसी में 1911 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पत्रिका का भी ध्यान रखना है। अंबिका प्रसाद गुप्त की ये पत्रिका है, कौन सी? इंदु, जिसमें ये पहली कहानी इनकी प्रेमचंद जी की प्रकाशित। इसके अलावा अगर बात करें अन्य कहानियां कौन कौन सी है इनकी चर्चित कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की, तो देखिए अन्य कहानियों में एक कहानी है आकाशदीप। ठीक, आकाशदीप के अलावा पुरस्कार बहुत अच्छी कहानी है। मधुलिका इसकी मूल पात्रा है। प्रतिध्वनि इंद्रजाल, ठीक है। इसके अलावा ममता मधुआ, ये मैं अभी बात कर रहा था बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, यही कहानी है आपके सिलेबस के अंदर, मधुआ। गुंडा इनकी बहुत ही अच्छी कहानी रही है पहले, और भी ऐसी बहुत सारी इनके द्वारा लिखी गई। पत्थर की पुकार है, एक छोटा जादूगर, बहुत अच्छी कहानी रही थी ये, पहले पिछली किसी क्लास में आपके रही हो शायद, और काफी चर्चा में रही थी ये कहानी। इसके अलावा पन्नाधाय, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है सारा। ठीक है, तो ये कुछ इनकी कहानियां थी जयशंकर प्रसाद जी की। इसके बाद बात करते हैं हम एक और लेखक के बारे में, वो है आपका निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हालांकि कहानी क्षेत्र में इनका ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां इन्होंने लिखी है, केवल नाम। लिल्ली सखी, सुकुल की बीवी, लिल्ली ये कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। सखी, सुकुल की बीवी, ये सुकुल की बीवी, और चतुरी चमार, ये इनकी प्रमुख कहानियां रही है अपने जीवन काल की। ठीक है, तो आगे और ऐसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें लेखक इन समय के नहीं हैं। आगे बढ़ते हम अंतिम चरण की ओर, चौथा जो चरण है कहानी का, प्रेमचंदोत्तर कहानी। देखिए, प्रेमचंद के बाद कहानी में काफ़ी कुछ बदलाव आया, मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट आ गया, और भी अन्य बहुत सारे इस तरह के जो है सब्जेक्ट आ गए, उन पर आधारित कहानियाँ या मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियाँ यहाँ पर ज़्यादा लिखी गई। उसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं, यशपाल एक लेखक हैं, मनोविश्लेषणवादी लेखक रहे हैं, मनोविज्ञान को इन्होंने अपनी कहानियों में माना है, और इनके जो कहानी संग्रह बहुत सारे हैं और कहानियों के शीर्षक भी वही है। तो कुछ एक नाम हम यहाँ पर इनके देखते हैं। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। दूसरा है इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह, और वो कहानी भी है इसी प्रकार से, वो है ज्ञानदान।
तीसरा इसमें आता है आपके तर्क का तूफान। तर्क का तूफान, भस्मावृत, भस्मावृत, उत्तम की मां, सच बोलने की भूल, ऐसी कुछ और कहानी संग्रह। ये सारे के सारे कहानी संग्रह भी कहने का मतलब ये है। और अन्य कुछ कहानियां और भी है, जैसे पर्दा काफ़ी हद तक इनकी बहुत ही सफल कहानी रही है। पर्दा जो आपके बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य के अंदर ये कहानी शामिल भी है, ठीक। और आदमी और खच्चर, चक्कर क्लब, ये भी इनकी कुछ कहानियां, कुत्ते की पूंछ, ये सब इनके कहानी रही है। इसके बाद आते हैं जैनेन्द्र कुमार जैन, अगले लेखक। जैनेन्द्र कुमार जैन या जैनेन्द्र नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इन्होंने कहानी में कुछ बदलाव क्या किया। देखिए, कहानी को घटना के स्तर से उठा करके चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। यानी कहानी को घटना स्थल से हटाया और उससे हटाकर चरित्र और चरित्र के साथ मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। भाषा शैली की बात करते हैं, सरल और बिल्कुल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। सरल और स्वाभाविक भाषा का इनका जो दृष्टिकोण रहा है इस लेखक का, वो है व्यक्तिवादी, और व्यक्तिवादी के साथ साथ आध्यात्मवादी इनका दृष्टिकोण माना जाता है। व्यक्तिवादी और आध्यात्मवादी इनका मूल दृष्टिकोण रहा है। देखिए, कुछ कहानियां के बारे में बात करते हैं, जैसे हत्या एक कहानी है इनकी, हत्या शीर्षक से है और ये 1927 में। इसके अलावा इनकी सबसे ज्यादा चर्चित कहानी मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, खेल। ये खेल कहानी खूब चर्चा में रही। उसमें अपना अपना भाग्य इनकी एक और कहानी है। अपना अपना भाग्य। इसके अलावा इनकी और भी कहानी, बाहुबली है ये, और इनके अलावा ध्रुव यात्रा है। एक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है पाजेब। वैसे इसको पाजेब बोला जाता है, सीधा उन्होंने जो लिखा है उस हिसाब से पाजेब। ये भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसके अलावा स्पर्धा है, फांसी है, पानवाला है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है। ऐसी इनकी कुछ और कहानियां रही है। अगले लेखक आते हैं अज्ञे। अज्ञे की वर्तमान युग में, वर्तमान विश्व में होने वाले जो युद्ध के कारणों की खोज की गई है एक कहानी, जिसका नाम है विपथगा। ये कहानी इनकी जो सन 1931 ईस्वी की कहानी है, ठीक है। तो वर्तमान विश्व की जो विभीषिका है, विश्व युद्ध की, या ये कह लीजिए होने वाले युद्ध के कारणों की खोज करने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ नारी का चित्रण क्रांति की अग्रदूत के रूप में किया है। यानी नारी को क्रांति का अग्रदूत माना है, प्रस्तुत किया है, पेश किया है इसने। कुछ कहानियां और भी हैं, कड़ियां हैं, अमरवल्लरी हैं, अमरवल्लियां आदि, ये इनकी कहानियां रही है, ठीक है। इसके अलावा हरसिंगार इनकी एक और कहानी है। शरणार्थी एक काफ़ी अच्छी कहानी रही है। रोज भी इनकी द्वारा लिखी गई कहानी आदि है, ठीक है। इसके बाद आगे हम और कोई इसमें जैसे कोई महत्वपूर्ण लेखक की बात नहीं आती है। इसके बाद आता है नई कहानी। नई कहानी 1950 से 60 तक का इसका समय रहा है।
10 वर्ष का ये अंतराल है। और नई कहानी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कमलेश्वर लेखक है एक, उन्होंने जो कहा है कि नई कहानी से हमारा मतलब यही है कि उस नई चेतना जिससे जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। यानी वर्तमान दौर का जो जीवन है विडंबनापूर्ण, उसको ग्रहण करके और उसको रचना स्तर तक पहुंचाना, यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इस नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने का जो यह वाली प्रमुख पत्रिका कौन सी है और उस पत्रिका का नाम क्या है? तो उस पत्रिका का नाम है नई कहानी। पत्रिका का नाम भी नई कहानी ही है। ठीक है, ये पत्रिका जिससे नई कहानी अस्तित्व में आती है। और इस कहानी पत्रिका का संपादक जो रहा था वो है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, इनके संपादन में यह पत्रिका निकली थी नई कहानी, और नई कहानी पत्रिका से ही नई कहानी नामक विधा का प्रचलन हुआ है। ठीक, तो इसके अलावा इस युग की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है? तो इस नई कहानी की शुरुआत डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत किससे मानी है? निर्मल वर्मा के द्वारा रचित परिंदे से। ये किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की, जिससे ये शुरुआत किसकी मानी है? इस नई कहानी की शुरुआत मानी है डॉक्टर नामवर सिंह ने। विभाजन नाम नई कहानी युग की जो कहानियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? पहला आता है ग्रामीण अंचल की कहानियां, ग्रामीण परिवेश को लेकर के जो कहानियां लिखी गई, और दूसरा आता है नगरीय बोध की कहानियां, नगरीय परिवेश को लेकर के जो कहानियां लिखी गई है। ठीक है, तो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।